वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। सामाजिक विज्ञान के टॉप प्रश्नों की जो श्रृंखला आपकी चल रही थी, जिसमें से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिसमें 95% आपकी गारंटी से है कि यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। इसी क्लास में आपकी भूगोल ख़त्म हो जाएगी। जो पहली क्लास थी, यानी 31 क्वेश्चन की क्लास एक मैंने पहले से बन चुकी है, और जो अपनी दूसरी क्लास है जिसमें अपन भूगोल को कम्प्लीटली पूरा कवर करेंगे। सिर्फ रह जाएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और जैसे जो एक नंबर वाले हैं वो रह जाएंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन का कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 95 से 96% तक के आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को ज़रा भी क्लास को स्किप नहीं करना और पूरी क्लास देखना है, और जितने भी आपके यार मित्र हों तो उनको भी जोड़ें, क्योंकि कि आपको एक सुनहरा अवसर मिल रहा है बढ़िया बेहतरीन एक मेरिट में आने के लिए, और एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे चैनल पे आप लोग आए हो। तो आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे नगद एवं व्यापारिक फसलें, नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? तो नगद और व्यापारिक फसलें एक ही है। तो नगद और व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं? तो नगद और व्यापारिक फसलों से आज उन फसलों से है। नगद और व्यापारिक फसलों से तात्पर्य, यहाँ पर तात्पर्य होना चाहिए, तो नगद और व्यापारिक फसलों से तात्पर्य होता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं। जो फसलें भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं बल्कि उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, उन्हें कौन सी नगद या व्यापारिक फसलें कहते हैं? नगद या व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं? जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए तैयार नहीं की जाती हैं। किसके लिए तैयार की जाती है? जिनको मार्केट में बेच सकें अपन, जिनको मार्केट में बेच सकें और पैसा प्राप्त कर सकें, उन्हीं को नगद या व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं नगद या व्यापारिक फसलें? जैसे चाय होगी आपकी, कपास हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, तिलहन हो गए, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, रबड़ हो गया। तो जी क्या कौन सी है? व्यापारिक फसलें हैं। जो नगद या व्यापारिक फसलें, इनको भोजन के लिए तैयार नहीं किया जाता है बल्कि मार्केट में बेचकर इनसे कुछ नगद राशि प्राप्त करने के लिए इनको बोया जाता है या इनको उगाया जाता है, उन्हीं को नगद या व्यापारिक फसलें कहते हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको जरा भी स्किप नहीं करना है। और आपको कहाँ पर ये पीडीएफ मिलेगी, लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया जाएगा उस पर आप लोगों को मैसेज करना है, और मैसेज करोगे तो आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो 33वां प्रश्न है अपना, रोपड़ कृषि की कोई 4 फसलों के नाम बताइए। रोपड़ कृषि, जिनका रोपड़ किया जाता है वे कौन कौन सी फसलें हैं? ऑप्शन जैसे पहली कौन सी है? चाय होती है रोपड़ कृषि, कॉफ़ी रोपड़ कृषि है, रबड़ है रोपड़ कृषि, गन्ना है। इनका क्या किया जाता है? रोपड़ किया जाता है। तो रोपड़ कृषि कौन सी कहलाती हैं, कौन कौन सी हैं? तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ और गन्ना जी कौन सी हैं? रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न क्रमांक 34, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जैसे स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? जी बार बार पूछा गया है जी। स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? वह कृषि जिसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है और अन्य खाद्य फसलें भी उगाता है, और जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो उस भूमि के टुकड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं और किसी के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जैसे कोई एक जे कृषि है, एक जे खेत है, वो इस पे कई समय से एक अपन कोई फसल उगा रहे हैं, तो उस समय जब बार बार किसी एक फसल का बोएंगे तो उसमें क्या होता है, जो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, यानी क्षीण हो जाती है। और जब ये क्षीण हो जाती है तो इसके कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, या इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके फिर उसमें खाद वगैरह डालेंगे और उसमें बागवान वगैरह करेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं।
या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो, या झूमिंग कृषि, जो झूमिंग कृषि होती है वही तो स्थानांतरित कृषि है। या फिर जो क्या होता है कि एक जंगल होता है, और जंगल में वहाँ पर जो वन वगैरह होते हैं उसको जला दिया जाता है, और वहाँ पर कुछ जैसे अनाज वगैरह का उत्पादन किया, कुछ फसलों का उत्पादन किया, और कुछ समय बाद उसकी जो उपजाऊ क्षमता कम हो गई तो उस स्थान को छोड़ दिया जाता है, और यही प्रक्रिया दूसरी जगह फिर अपनाई जाती है, तो वही स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 35वां, जैसे रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं कौन कौन सी है? तो अब पहला है, जैसे रोपड़ कृषि एक प्रकार के वाणिज्यिक कृषि है। रोपड़ कृषि एक प्रकार की कैसी कृषि है? तो वाणिज्यिक कृषि होती है, यानी जो व्यापारिक की दृष्टि से की जाती है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो ये एक प्रकार से किस प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। दूसरा है, जैसे इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल की जाती है। जैसे जो लंबे चौड़े जो खेत होते हैं इसमें एक ही फसल उगाई जाती है। जैसे इतना लंबा जो खेत है तो यहाँ पर जो क्या इसमें एक ही फसल का उत्पादन करते हैं। तो इसमें क्या, लंबे चौड़े खेतों पर एक ही फसल का उत्पादन करते हैं। तीसरा है, जैसे रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच में एक अंतर पृष्ठ होता है। जैसे थोड़ी सा ही अंतर होता है, कृषि और रोपड़ कृषि के बीच में थोड़ा ही अंतर होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे इसकी प्रमुख फसलों की बात करेंगे तो इसमें चाय आ जाती है, कॉफ़ी, रबड़ रबड़ आ जाती है, गन्ना आ जाता है, केला इत्यादि इनकी फसलें इसके अंतर्गत रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना झूमिंग, यहाँ पर जूमिंग नहीं होना चाहिए, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि को देखो, झूम के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे किसको झूम के नाम से जाना जाता है? असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। और इसके बाद में पोंडू की बात करेंगे तो ऐसी झूमिंग कृषि को पोंडू के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जाना जाता है। बेवर की बात कहेंगे तो बेवर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इसको बेवर के नाम से जाना जाता है। दहिया की बात करें तो दहिया कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में इसी झूमिंग कृषि को का छत्तीसगढ़ में दहिया के नाम से जाना जाता है। कुमारी की बात कहें तो कहाँ पर? केरल, कर्नाटक क्षेत्र में, यदि पश्चिमी घाट में से कुमारी के नाम से जाना जाता है। और खिल की बात कहेंगे तो खिल कहाँ पर? हिमालयी क्षेत्र में इसको किसके खिल के नाम से जाना जाता है? किसे? झूमिंग कृषि को किसके खिल के नाम से हिमालयी क्षेत्र में जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए। जो को 100% आप लिख के ले लिए, ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाने वाला है, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कवर कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर करना है और नोट्स बना लीजिए, बाकायदा एक पेज पे लिख लीजिए, बढ़िया एक रजिस्टर बनाइए। हर सब्जेक्ट की आपको संपूर्ण क्लासें मिलेंगी। जैसे खरीफ और रबी की फसल में अंतर क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे खरीफ की फसल। तो यह फसलें जून जुलाई में बोई जाती है। जो खरीफ की फसलें होती हैं कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में बोई जाती हैं। और यह फसलें शरद ऋतु से पहले काट ली जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। काटा कब जाता है? जून जुलाई में बोई जाती हैं और इसके बाद में शरद ऋतु में काटी जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। इसकी प्रमुख फसलों की बात कहेंगे तो इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो इसकी प्रमुख फसलें, जैसे इसमें चावल भी बोया जाता है, ज्वार भी बोया जाता है, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ये इसकी क्या, और इसके बाद में उड़द भी, उड़द इसके बाद में क्या, उड़द भी इसमें बोया जाता है। कौन कौन से? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और क्या, उड़द भी इसमें बोया जाता है कुछ में खरीफ की फसलों में। इसके बाद में रबी की फसल की बात कहेंगे तो रबी की फसल, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, या ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। यह बात कहेंगे क्या, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कब? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसलों की बात कहें तो इसकी प्रमुख फसलें, जो रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो गेहूँ, चना, सरसों और अलसी इसकी प्रमुख फसलें होती हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न की बात कहेंगे,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% इसकी आने की संभावना है, इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए बाकायदा, वो इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए। यदि आपको 90 से कम समय में भी आपके पास जो 2 महीने का टाइम है, ये 2 महीने के टाइम में यदि आपको 90+ लेके जाना है तो आप लोग इन प्रश्नों को रट लीजिए बाकायदा। वो इन प्रश्नों को रट लोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 90+ प्रश्न, 90+ आप अंक सूची बना सकते हो और हर एक सब्जेक्ट में 90+ लेके आओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मोटे अनाज से मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं? मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं? मोटे अनाज क्या होते हैं? तो जिन अनाजों के उत्पादन के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अर्थात जो कम पानी, कम उपजाऊ भूमि में उग जाते हैं, उन्हीं को मोटे अनाज कहते हैं। जिनको वह फसल, स्पष्टली ये बात कहो कि मोटे अनाज किसे कहते हैं, तो वह फसल जिसमें जिसमें जो कम उपजाऊ मृदा होती है या जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो जो फसल वहाँ पर उग जाती है, वो या फसल जो वहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं अपन, उसी को मोटे अनाज कहते हैं। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और इसके बाद में जुंडी भी अपन बोल सकते हैं। जो जुंडी होती है ना, तो ये भी जुंडी भी बोल सकते हैं, जो मोटे अनाज के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनको कम से कम पानी में भी, ये क्या, कम से कम पानी, किसी प्रकार की मिट्टी हो, उपजाऊ हो अन्यथा ना हो, तो उसमें ये क्या बहुत अच्छा उत्पादन कर देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना बहुत ही महत्वपूर्ण, जे यहाँ से बिल्कुल 5 नंबर आप लोग मान के चलिए। यहाँ से आपका जो मानचित्र है, मानचित्र आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मानचित्र यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इन जो 20 पॉइंट इसमें दिए हैं, तो इन 20 पॉइंटों को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। मैं अपने गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका मानचित्र। तो इन 20 पॉइंटों को कम्प्लीटली कर लीजिए। पहला कौन सा है? आपको हजीरा बाग को दर्शाना सीखना है। सिक्किम कहाँ पर होता है, दर्शाना सीखना है। जैसे मान के चलो अपना जो इस प्रकार से जो मानचित्र है ना भारत का, तो भारत का जो मानचित्र है, तो भारत के मानचित्र में जो इस प्रकार से है, तो यहाँ पर क्या है, जे अपना जो सिक्किम है, रानीगंज को आपको दर्शाना सीखना है, और कोरबा को दर्शाना सीखना है। तो कोरबा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हजारीबाग। दूसरे नंबर विजयपुर सबसे ज़्यादा पूछा, कई बार पूछा गया है। सिक्किम भी कई बार पूछा गया है। विशाखापट्टनम पोर्ट, इसको तो रट ही लीजिए, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद में मुंबई से हर प्रश्न में एक ना एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। या तो देखो मुंबई, या तो मुंबई को डायरेक्टली पूछ लेता है, या फिर जो मुंबई में जिसके बाद में जो मुंबई बंदरगाह को पूछ लेता है, मुंबई बंदरगाह की बात कहेंगे। और इसके बाद में जैसे मुंबई का एक और इसमें प्रसिद्ध है, जो मुंबई से ऐसे काफ़ी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो मुंबई को याद रखना है कि मुंबई कहाँ पर है। तो जो अपना मानचित्र है ना, तो मानचित्र को नीचे की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो मुंबई है महाराष्ट्र में। इसके बाद में हजीरा विजयपुर जगदीशपुरम पाइपलाइन, इसको भी कम्प्लीटली कर लेना। आप लोग रट लेना कि जी कहाँ पर है। ऐसे शिलांग को अच्छी तरीके से, अमरकंटक को, तो ये 10 पॉइंट जी इसमें हैं और 10 पॉइंट नीचे वाले में हैं। तो आप लोग इन 20 को कम्प्लीटली कर लीजिएगा, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। रावत भाटा सबसे ज़्यादा पूछा, बंगाल की खाड़ी को रट लीजिए आप। कोलकाता बंदरगाह ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अरब सागर कई बार पूछा गया है। इसके बाद में दिल्ली पोर्ट को आपको याद रखना है। डिगबोई को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। लक्षद्वीप को, मन्नार की खाड़ी को और खंबात की खाड़ी को, इसमें से जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, डिगबोई और इसके लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से और बिल्कुल रट लेना है आपको कि कौन कहाँ पर है। आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे इन मानचित्र से, मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ कि जो 20 पॉइंट मैंने दिए हैं, इन 20 पॉइंटों में से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। प्रश्न क्रमांक 41 है, जैसे उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग किसे कहते हैं? तो उद्योग उसे कहते हैं जिसमें कच्चे माल को मानव श्रमिकों, मशीनों और तकनीकी की सहायता से उपयोगी वस्तु में बदला जाता है। तो जो अपना जो कच्चा माल है, कच्चा माल को
या मजदूरों की सहायता से या तकनीकी की सहायता से या बस जैसे मानकर मशीनों की सहायता से इसको उपयोगी वस्तुओं में बदल देंगे, उसी को तो क्या कहेंगे, उद्योग। जो अपना कच्चा माल है, जो मजदूरों की सहायता से या मशीनों की सहायता से जो अपने जो वस्तुओं की जो उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन कर दे, उसी को क्या कहेंगे, उद्योग कहेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण उद्योग उसे कहते हैं जिसमें कच्चे माल को मशीनों या श्रमिकों या शक्ति की सहायता से उपयोगी एवं तैयार वस्तुओं में परिवर्तन किया जाता है, तो उसी को तो विनिर्माण कहते हैं। तो जो कच्चे माल को जो मशीनों के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन किया जाता है, जो एक ही क्वेश्चन है, केवल अपना क्वेश्चन बदला है, आंसर एक ही देना है। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है जैसे विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, तो इसका महत्व क्या होता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है। विनिर्माण के माध्यम से क्या रोजगार के अवसर बढ़ाता है, जैसे विनिर्माण उद्योग से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। और कृषि पर दबाव कम होता है। जब विनिर्माण के माध्यम से लोगों को ज़्यादातर रोजगार मिलेगा तो कृषि पर दबाव कैसा रहेगा, कम रहेगा। कृषि पर निर्भरता जनसंख्या के उद्योग को वैकल्पिक कम मिलता है। जैसे मान को विकल्प फिर इसके बाद में जो उसको रोजगार के जो अवसर मिलते हैं तो उसको फिर स्वाभाविक है कि कृषि पर दबाव भी कम रहेगा। इसके बाद में तीसरा है जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जब प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा तो जब प्रति व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो किसकी, राष्ट्र की भी आय बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय होती है वही तो किसकी आय होती है, राष्ट्र की आय होती है। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्र की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उद्योग उत्पादन बढ़ने से देश की आय और आर्थिक विकास भी होता है। जब प्रति व्यक्ति को आय प्राप्त होगी तो देश को भी आय प्राप्त होगी, जब देश में भी समृद्धि होगी। जैसे निर्यात में वृद्धि जैसे तैयार माल का निर्यात होने से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। जैसे यदि अपने यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोई कच्चा माल उत्पादन हो रहा है तो जो अपने देश में तो यूज हो ही रहा है, और अपन इसको ओवर यदि अपन ने जैसे उत्पादन किया तो अपन दूसरे देशों में तो भेज सकते हैं। तो जब दूसरे देशों में भेजेंगे तो दूसरे देश से भी क्या अपन को मुद्रा प्राप्त होगी। जैसे आधुनिक तकनीकी का विकास, जैसे नई मशीनों और तकनीकी का उपयोग बढ़ता है। इससे क्या होता है, नई मशीनों नई तकनीकी का उपयोग भी विनिर्माण से बढ़ता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कई बार जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कच्चे माल पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। जैसे कच्चे माल पर आधारित उद्योग, तो पहला कौन सा है, कच्चे माल पर आधारित कृषि आधारित उद्योग। जी कच्चे माल पर आधारित पहला है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसी को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी, चाय, कॉफ़ी, ये क्या कौन से उद्योग हैं, जो कृषि आधारित उद्योग हैं। जो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं उसे को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जो खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, जिनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है उन्हें उसी कौन सा खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रोलियम आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। किसके, खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, जैसे पहला कौन सा है, सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं, जिसमें सभी का अधिकार होता है। सार्वजनिक उद्योग होते हैं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिपादित तथा सरकार द्वारा संचालित होते हैं। जैसे जो एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा और सरकार के स्वामित्व के द्वारा जो संचालित होती हैं, तो जी कौन सी होती है, सार्वजनिक उद्योग होते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक रेलवे स्टेशन ले लो, तो कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास हैं, तो उसमें जी कौन से सार्वजनिक है ना, कि सभी उसमें यात्रा कर सकते हैं, लेकिन है कौन सा है, प्राइवेट है। और प्राइवेट जिसमें कंपनी और सरकार दोनों, और जो इसमें ट्रेन चल रही है वो क्या है, सरकारी है। तो सरकार जैसे यहाँ पर सरकारी यानी एजेंसियाँ और सरकार मिलकर इसमें कार्य कर रही है और सभी का इसमें अधिकार है, तो जी कौन सा कहलाएगा, सार्वजनिक उद्योग। इसके बाद में दूसरे नंबर की बात कहेंगे, जो कौन से, निजी उद्योग। कौन से,
निजी उद्योग, निजी क्षेत्रों के उद्योग वे उद्योग हैं जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के पास होता है। जिनका संचालन कौन से, एक व्यक्ति या मान के चलो कुछ व्यक्ति मिलके उसका संचालन करते हैं और उन्हीं के जैसे मान के संपर्क में होते हैं और वही उसमें नियम कानून वगैरह सब कुछ बनाते हैं और उन्हीं के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उन्हें कौन से निजी उद्योग कहते हैं। जैसे संयुक्त उद्योग, कौन से संयुक्त उद्योग, एक एक वह उद्योग होते हैं जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों के द्वारा यानी संयुक्त प्रयास द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें कौन से संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे दोनों के संयोग से चलाए जाते हैं उसे कौन से संयुक्त उद्योग कहते हैं। इसमें राज्य सरकार और कुछ व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे अगला है सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों यानी श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, श्रमिकों या सरकार के दोनों के हाथों में होता है, उसे कौन सा सहकारी उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों है। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी हल्की और माध्यम उद्योग इससे यानी मशीनों पर आधारित होते हैं और लगभग सभी प्रकार की सामग्रियां तथा चिकित्सक टेलीफोन आदि उपकरण भी बनाए जाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग किसे कहते हैं, इसमें छोटी से सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक के लोहा इस्पात के द्वारा ही क्या बनाई जाती हैं और लोहा इस्पात उद्योग में जो मशीनों पर आधारित होती है वो कई प्रकार के, जैसे चिकित्सा से लेकर टेलीफोन से लेकर सुई कील से लेकर सभी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ किस पे आधारित होती है, लोहा इस्पात पर आधारित होती है क्योंकि हर एक चीज़ किससे, लोहा से बनाई जा रही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु वातावरण की हानिकारक पदार्थ जैसे कि धुआं होना चाहिए, इसमें धुआं गैस उद्योग अन्य स्रोतों के द्वारा सूक्ष्म कणों से दूषित होता है, उसे क्या वायु प्रदूषण कहते हैं। सूक्ष्म कणों से नहीं, यहाँ पर कणों होना चाहिए, कणों से दूषित होता है। तो वायु प्रदूषण की तो बहुत साधारण परिभाषा है कि वायु प्रदूषण जो मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं है जो हम तुमको एक दूसरे को क्या दूषित कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 48वां, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है, तो इसमें फेफड़ों का कैंसर होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। दूसरे नंबर, वायु प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन का स्तर लगातार घट रहा है। वायु प्रदूषण के कारण जो ऑक्सीजन का स्तर है जो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके अलावा वैश्विक तापमान भी की समस्या बढ़ रही है, वैश्विक तापमान भी सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जयसिंह नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, वैश्विक तापमान की समस्या पैदा हो रही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 49वां अपना, उद्योग पर्यावरण को कैसे दूषित करते हैं। तो उद्योग के पहले नंबर ध्वनि प्रदूषण करते हैं, तापीय प्रदूषण करते हैं, तो इनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेना। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से होते हैं, तो गंदे पानी का शोधन कर ही नदियों में छोड़ें। तो जो गंदा पानी होता है उसको फिल्टर करके ही नदियों में छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा जो नदियाँ जो नाले वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े शहरों के नाले होते हैं या छोटे शहरों के नाले होते हैं, उन्हें कभी भी नदी तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। अगला है, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट का उचित यानी निपटाना चाहिए और प्लास्टिक व कचरा जल में ना डालें। रासायनिक खाद्य कीटनाशकों का सीमित ही प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादातर प्रयोग नहीं करना चाहिए। घरेलू नलों का सही प्रबंध करना चाहिए, पानी की बर्बादी ज़्यादा नहीं करना चाहिए जिससे कि जो पानी हो यहाँ पर दुरुपयोग ना हो सके। यानी जन जागरूकता और कानून का पालन करना चाहिए। किसका, जन जागरूकता और कानून का पालन करना चाहिए। तो आज अपन इस क्लास में केवल 50 तक के प्रश्न कंप्लीटली करेंगे और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो प्रश्न है अपने भूगोल के रह जाएंगे तो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली करेंगे। और इसमें क्योंकि ज़्यादा क्लास भी बहुत लंबी चौड़ी हो रही है तो आप लोगों की भी देखने में समस्या होती है, तो कम से छोटी क्लास बनाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर मिल जाएगा,
तो मोबाइल नंबर पे आपको इस क्या करना है, इस मोबाइल नंबर पे आप लोगों को मैसेज करना है। यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको, तो इस जो मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं शो करा दूंगा, तो आप लोगों को उस मोबाइल नंबर पे केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है। और व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आप, तो उस पर आप लोगों को पीडीएफ लिख कर व्हाट्सअप मैसेज कर देना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए। तो सामाजिक की आपको पीडीएफ और हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको जैसी कि आपको कंप्लीटली होती जाएंगी वैसी आपको मिलती जाएंगी। आप इसी दिसंबर में हर एक सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ कंप्लीटली मिलेगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको ये नोस्ट। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।